डियर स्टूडेंट्स, ओम शांति। तो देख लीजिए आज क्लास 12 सब्जेक्ट है हिस्टोरी, लेसन फर्स्ट है ब्रिक्स बिट्स एंड बॉम्ब्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसमें पढ़ेंगे 1.7 और 1.7 में क्या है, मुहरे, लिपि तथा बाट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मुहरे और मुद्रांकन पहला पॉइंट है। इसमें लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए मुहरों तथा मुद्रांकनों का प्रयोग होता है। जैसे वस्तु को, अधिक भार वाले वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाई होती थी। यदि उसके बदले में रुपया पैसा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएं तो आसानी होता था। इसलिए क्या है, मुहरे का इस्तेमाल किया गया। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका ऊपर का सिरा रस्सी से बांधा गया तथा दूसरी गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मुहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मुहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अनेक गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। इस मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। प्रेषक जानते हैं ना? कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे अपन लोग पत्र लिखते हैं और पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना पड़ता है, तो अपने एक साइड में भेजने वाले का पता और एक साइड में पाने वाले का पता, उसमें ये अंकित होता है प्रेषक। सेकंड है एक रहस्यमयी लिपि। हड़प्पाई मुहरों पर लिखी पंक्ति मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने बताया कि इन मुहरों पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को इसका अर्थ समझने में सहयोग करता है। कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे, जिस समय किसी राजा का कार्यकाल होता था, मान लीजिए पुराने समय की बात है, उस समय में क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का शासन था, बाबर का शासन था और इब्राहिम लोदी का शासन काल था। ऐसे अनेक राजाओं का शासन था या विदेशियों का शासन हुआ करता था। तो क्या है, उस समय जो रुपया पैसा चलता था उसमें क्या करवाते थे, राजा लोग अपना चिन्ह अंकित करवाते थे कि किस चित्र के माध्यम से मुद्रा निर्माण होगा। यहाँ के अधिकांश अभिलेख संक्षेप में है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमाला जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मुहरों पर दाई ओर चौड़ा अंतराल है और बाई ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाई ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाई ओर स्थान कम पड़ गया। अर्थात दाया से बाया या बाया से दाया, हम लोग किस ओर से लिखते जाते हैं, बाया से दाहिने की ओर, और ये लोग किधर से लिखते गए हैं, दाई ओर से बाई ओर लिखते गए हैं, अर्थात जस्ट अपोजिट, उल्टा। मुहरे तांबे के औजार, मर्तबानों के अण्वन, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि छड़े और एक प्राचीन सूचना पट पर लिखावट मिली है।
ऐसा भी माना जाता था कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता था। फिर तीसरा बिंदु है प्यारे बाट। बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा विनिमय को नियंत्रित किया जाता था। यहाँ पर देख लीजिए अर्थशास्त्र का शब्द मिला है विनिमय। विनिमय मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान करना, एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को लेना और दूसरे वस्तु के बदले में पहले वस्तु को देना, क्या कहलाता है? विनिमय। ये बाट सामान्यतः चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे तथा ये किसी भी प्रकार के निशान से रहित बनाकर होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मापदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पल्ले भी मिले हैं। तो आज भी क्या है, बाट का प्रचलन है प्यारे। आभूषण दुकान में जाओगे आप लोग, सोने चांदी के दुकान में जाओगे तो छोटे तराजू का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ छोटे बाट मिलते हैं। ग्राम, 1 ग्राम, 10 ग्राम, इस प्रकार से। अब देखेंगे प्राचीन सत्ता 1.8। प्राचीन सत्ता के अंतर्गत हड़प्पई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण हड़प्पई पुरातत्वों में असाधारण एकरूपता, जैसे कि मृत भांडों, मुहरों, बाटों और ईंटों से स्पष्ट प्रतीत होता है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण बात है कि ईंटें, जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। यहाँ अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। इसके अलावा ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण हेतु श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों को प्रशासक तथा शासक संगठित व संचालित करते थे। अब इसमें देखेंगे एक बिंदु नंबर 1, प्रशासक तथा शासक। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण से हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को प्रासाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली है। प्रासाद किसे कहा गया है? तो एक भवन है, भव्य भवन, उसे प्रासाद का नाम दिया गया है, अर्थात एक प्रकार का महल। यहाँ एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी तथा यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक से समझी नहीं जा सकी है और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध है कि जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। भाव समझ आ रहा है? हम लोग देख रहे हैं प्राचीन सत्ता अर्थात पुराने समय की राजनीतिक स्थिति भी कह सकते हो या शासन द्वारा चलाया गया नियम कानून, राजनीतिक व्यवस्था। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि हड़प्पई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई
एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ पुरातत्वविद यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था। जैसा कि पुरावस्तुओं में समानताओं, नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के पास संस्थापित होने से स्पष्ट होता है। तो ये था प्राचीन सत्ता प्यारे। पुराने समय की सत्ता किस प्रकार से था, वहाँ राजा किस प्रकार से शासन करते थे, और पुरा वस्तुओं के माध्यम से उन बस्तियों में जो भी सामग्री मिला उसमें क्या समानता थी। एक नियोजित बस्ती था, नियोजित अर्थात नियम कानून के तहत रचा हुआ। अब देखेंगे 1.9 सभ्यता का अंत। लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साक्ष्य यहाँ मिले हैं। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे होंगे। ऐसा प्रतीत होता है, कहने का मतलब ऐसा आभास होता है कि 1900 ईसा पूर्व के बाद भी क्या है, जो बस्ती वहाँ थी वो वहाँ उपस्थित थी या अस्तित्व में थी, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में भी बदलाव आया है। जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मुहरों तथा विशिष्ट मानकों का समाप्त हो जाना, लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प में विशेषज्ञता की समाप्त हो गई। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण बंद हो गया। यहाँ की पुरावस्तुएं और बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया है। प्रश्न लिख लेंगे, उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां किसे कहा गया है, समझाइए। इन परिवर्तनों के विषय में कुछ व्याख्याएं सम्मिलित की गई है, जैसे जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक बाढ़, वनों की कटाई, नदियों का सूख जाना और मार्ग परिवर्तित कर लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग। आप लोगों को पता होना चाहिए जलवायु का प्रभाव मनुष्य पर एवं जीव जंतुओं पर पड़ता है। वर्षा, बाढ़ सभी का प्रभाव, और वनों की कटाई से पर्यावरण पर प्रभाव, और नदियों का सूख जाना, इसमें जल जीवों को प्रभाव, और मार्ग परिवर्तित कर लेना अर्थात अपने रास्ते को बदल लेना, ये सब शामिल थे। ये सारे कारण पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते एवं कुछ बस्तियों के पतन के संदर्भ में सही हो सकते हैं। भावार्थ क्या है, जलवायु परिवर्तन से सभ्यता का अंत, या अत्यधिक वर्षा से सभ्यता का अंत, या अत्यधिक बाढ़ आ जाने से सभ्यता का अंत हो जाना, समाप्त हो जाना, या वनों की कटाई से या नदी सूख जाने से। इसके अलावा और ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण क्या है, हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। ऐसा भी लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पई राज्य का अंत हो गया था। मुहरों, लिपि, विशिष्ट मानकों तथा मृत भांडों के लोग और मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों के पतन व त्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है।
उपमहाद्वीप को एक तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्त्राब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो भावार्थ समझ गए होंगे आप लोग। जिसका जन्म होता है उसको एक दिन सृष्टि को छोड़कर जाना पड़ता है। तो उस समय किस प्रकार की सभ्यता प्रचलित थी वो तो बीत चुका। अभी का सभ्यता देखिए किस प्रकार की सभ्यता है, नवीन युगीन सभ्यता, जिसे कंप्यूटर क्रांति के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं इस युग को। और पहले का युग ऐसा नहीं था। अब देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज कितना है, 1.10। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्राब्दियों बाद रहना आरंभ किया तब वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण या खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पूरा वस्तुओं का अर्थ किस प्रकार लगाया जाए। भावार्थ तो आप लोग समझ गए होंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज अर्थात भूमि की जोताई की गई या भूमि की खुदाई की गई या धरती, कहने का मतलब है धरती से जो वस्तु प्राप्त हुए उनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं था कि वो किस प्रकार की वस्तु है, उनसे लोग अपरिचित थे, है ना। अब देखेंगे पहला कनिंघम का भ्रम। भ्रम जानते हैं किसे कहा जाता है? भ्रम माने शंका में रहना। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों, साहित्यिक तथा अभिलेख का उपयोग करना अधिक पसंद करते थे। कनिंघम भी मुख्य रुचि आरंभिक ऐतिहासिक तथा इसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे किसी पुरातत्वों को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। हड़प्पा जैसा पूरा स्थल जो चीनी तीर्थ यात्रियों की यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता। हालांकि हड़प्पाई पूरा वस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी मिलती थी और इनमें से कुछ कनिंघम तक पहुंचती भी थी। फिर भी कनिंघम यह समझ नहीं पाया कि ये पूरा वस्तुएं कितनी प्राचीन थी। एक अंग्रेज के कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी। उन्होंने इस मुहर को एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का सफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। कई लोगों की तरह कनिंघम यह मानता था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे शहरों के साथ हुआ था। अब देखेंगे एक नवीन प्राचीन सभ्यता। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मुहरे खोज निकाली जो आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंध थी। एक अन्य पुरातत्वविद राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मुहरों के समान मुहरे मोहनजोदड़ो से खोज निकाली
जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पूरा स्थल एक ही पूरा तात्विक संस्कृति के भाग थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों क्या थे, एक दूसरे के भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। एस एन राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं, मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पूरा स्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पूरा स्थलों पर मिली मुहरों जैसी पर तब तक पहचानी न जा सकी मुहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को एक नई सभ्यता की जानकारी मिली जो मेसोपोटामिया के समकालीन थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे तथा वे यहाँ यूनान और क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लेकर आए। कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी तथा उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने हेतु भी उत्सुकता थी। मार्शल पूरा स्थल के स्तर विन्यास को अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिणाम वाली क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका अर्थ था कि अलग अलग स्तरों में से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पूरा वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों से संबंधित बहुमूल्य जानकारी सदैव के लिए लुप्त हो जाती थी। कहने का मतलब क्या है, पुराने समय में जो भी सामग्री खोजा गया तो लोग ऐसे सामग्री को खोजे जैसे यहाँ पर पुरातत्वविद दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी हैं और मार्शल भी हैं। तो इन लोगों ने उस समय की ऐसे पूरा वस्तुओं को खोजे, पूरा साक्ष्यों को खोजे जिनका पहचान नहीं किया जा सका, अर्थात तो पूर्ण रूप से लुप्त हो चुकी थी। उनके बारे में जानकारी नहीं था लोगों के पास। आगे देखिए नई तकनीकें तथा प्रश्न।